जी जनाब, मैं आपसे बात करती हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल की जनाब आगे चलती हैं तो एवरीवेयर सेज दैट पिटी एंड फियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेसेसरी ट्रेजिक इमोशन। ट्रेजिक इमोशन को अंडरलाइन करेंगे, इनकी खसूसियत है पिटी एंड फियर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपको ट्रेजिक इमोशन फील ही नहीं होएगा। अब एसेंशियल ट्रेजिक इफेक्ट किस पर डिपेंड करते हैं, उनका इन्हिसार किस पर है, उनको जनाब किस पर बरकरार रखना है। इन इंटीमेट अलायंस, हमें उसमें देखना है जनाब कि मिलजुल कर हम कोई इत्तेहाद बना दे। अलायंस होता है ना, अलायंस बैंक इत्तेहादी बैंक होता है जिसमें सारे मिले होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है हमें मिलजुल कर कुछ इत्तेहाद बना देना है, दोनों के दरमियान, पिटी एंड फेयर के दरमियान हमने मेंटेन करना है, इनको डिपेंड करना है। ट्रेजिक इफेक्ट के लिए हमने इनको देखना है, इनका इन्हिसार यानी ट्रेजिक इन्फेक्ट का इन्हिसार इन दोनों पर है और इन दोनों का इत्तेहाद है आपस में, ठीक है। हाली फियर और हाली पिटी नहीं चलेगा, दोनों ने अलायंस एंटीमेट चलाना है। एरिस्टोटल के मुताबिक पिटी जो है अलोन शुड नॉट बी अ वर्क बाय ट्रेजेडी, कहता है अकेला तरस नहीं वो आपकी ट्रेजेडी को कर सकता कुछ। बुचर्स हमारे एक क्रिटिक्स हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ एरिस्टोटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ पिटी एंड फियर। ये उन्होंने आपको डेफिनेशन बता दी है। वो कहते हैं जैसे उन्होंने बताया ना एनिमेट अलायंस होना चाहिए, दोनों का इत्तेहाद होना चाहिए, ऐसे इसने भी यही कहा है कि कॉम्बिनेशन है जनाब पिटी एंड फियर का। अरिस्टोटल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो अरिस्टोटल हासिल हासिल मांगते हैं ना, हासिल जरब मांगते हैं, इसका मुझे हासिल बताओ, तो वो पीटी एंड फेयर का कॉम्बिनेशन मांगते हैं, एक चीज नहीं मांगते। बुचर्स ने ये भी मुशाहिदा किया है कि ये जो ट्रेजिक फेयर होता है उसमें इम्पर्सनल है जनाब, आर्टिस्टिक सेंस से। इम्पर्सनल भी आप थ्योरी करेंगे टीएस एलियट की तो आपको पता चल जाएगा। इम्पर्सनल जैसे है एक वो चीज जो आपकी अपनी जात से हटकर हो, एक गैर मामूली सी चीज हो, मामूल के मुताबिक ना हो, अपनी जात से अलग हो। तो ट्रेजिक फियर का मुशाहिदा करते हैं कि ये आर्टिस्टिक सेंस है इसके अंदर, और फियर जो है वो इससे गैर मामूली बन जाता है। अगर हम इसको रीड करते हैं, हम देखते हैं ट्रेजेडी को, अगर हम देखते हैं तो कोई भी बंदा जो है वो एहसास कर सकता है कि ये जो असली फियर है ना, that one would be placed in the similar circumstances। असल फियर उसी वक्त होता है जब उसी हालात में वो बंदा भी प्लेस जो हो, वो बंदा भी मौजूद हो। यानी अगर कोई किसी के पास अगर किसी के वालिद फौत हो चुके हैं तो दूसरे बंदे ने उसे आके अपना दुख बताया कि हाँ मेरे अब्बू फौत हो गए, तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए, हाँ मेरे भी अब्बू फौत हो गए, जब वो फौत हुए थे तो ऐसा हुआ था। तो वन वुड बी द प्लेस इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तब आपको फियर रियल महसूस होता है, खौफ हकीकी आता है बात से। इससे हम क्या करते हैं, एवोकन कर देते हैं सेम क्लैमिटीज के जनाब, वही हादसा, वही कहर उस पे बरपा हुआ, वही कहर दूसरे पे बरपा हुआ। अब फिर वो कहर बरपा हो जाता तो फिर उनकी दोनों की एक जैसी हो जाती है ना सोच। ओवरटेक्स द ट्रेजेडी, तो लिहाजा ट्रेजेडी को ये ओवरटेक कर लेता है। जैसे गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जाते हैं ना तो गाड़ी का रास्ता रोक लेते हैं, तो ट्रेजेडी को ओवरटेक कर लिया जाता है जो ट्रेजिक हीरो की होती है। इनकी फीलिंग्स जो होती है इसके अंदर हॉरर होता है, हॉरर यानी खौफ पाया जाता है, और वियोग फॉरबिडिंग पाई जाती है जनाब। इसमें वो खतरे पाए जाते हैं जो कि मुबहिम खतरे हैं, यानी खतरा वो होता भी नहीं है, गैर वाजिया, गैर क्लियर, मीनिंगलेसनेस, नथिंगलेसनेस, ऐसे खतरे पाए जाते हैं। मे बी उस खतरे का आपके साथ कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन आपको यहाँ में खौफ आ रहा है उसमें से। अगर आप ड्रोनी फिल्म देख के आ जाते हैं तो कोई पीछे से वैसे ही आपको हो कर दे तो आप ऐसे ही डर जाते हैं, तो वो एक सा फॉरबिडिंग होता है, में हॉरर होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ड्रोनी फिल्म देख चुके होते हैं। ये जो टेंशन होती है या जो एक्साइटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ हमारे पास कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं या कुछ हमारी तवक्कुआत होती हैं, उनके साथ हम इंतजार करते हैं कि जनाब कैटास्ट्रॉफी ले जाती है फ्रॉम आवर सिंपैथी विद द हीरो। जब जाहिर है हीरो को तबाही मिलनी है, हीरो का कोई हादसा होना है, तो हमारी आंखों से आंसू आ जाने हैं, हमारी सिंपैथी हीरो ने ले ही जानी है। और फिर यही एक्सपेक्टेशंस है जो कि टेंशन बढ़ा देते हैं। फिर यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम टेंड करते हैं टू आइडेंटिफाई अवर सेल्फ, हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये उसके साथ हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ है, कभी हमारे साथ भी ऐसा हो ही जाना चाहिए था, हो गया था, शायद ऐसा ही था। यानी हमने उसे अपने साथ मिला के मुआजना करना है। पहला अब इसका देखते हैं टर्म, उसमें वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कैथारसिस को इंटरप्रेटेड किया जाता है, दूसरे क्रिटिक्स कहते हैं कि मेडिकल टर्म है। इसको गौर से सुनिएगा,
क्योंकि एरिस्टोटल जो थे ना, इनके बड़े भी तो मेडिकल से ही ताल्लुक रखते थे, लिहाजा इन्होंने डॉक्टरी की टर्म में इसको कहा है कि परगेशन। किसी क्रिटिक्स ने ये कह दिया पिटी ऑन फेयर, दूसरे क्रिटिक्स ने कहा और परगेशन कह रहा है मेडिकल की टर्म में, वो हमें कह रहा है कि हमारे इनकास होना चाहिए, हमारी पार्शियल रिमूवल ऑफ एक्सेसिस होनी चाहिए हमारी ह्यूमरस के अलावा। जो हमारे अंदर मजा है ना, हमें हर वक्त हंसी आती है, उससे पहले हमारे अंदर पार्शियल रिमूवल होना चाहिए, जुजवी तौर पर रिमूव हो जाता है। जब हमारे अंदर खुशी बहुत ज्यादा आ जाती है ना, तो बहुत ज्यादा हम हंसते हैं ना, तो कोई कह रहा होता है ना हंस रहे ने रोना जरूर है, ये रोए रोए अब इसके, और बाजू का हंस हंस के भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये रिमूवल होता है एक्सेस ह्यूमर्स का, कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दुख मिलने वाला है। और मेडिकल टर्म भी यही कहती है कि आप बहुत ज्यादा हंसते हैं तो इसका मतलब है आपके आंसू निकल आते हैं। अब ये जो हेल्थ होती है ना, वो बॉडी, हमारी हेल्थ को, हमारी सेहत को, हमारे जिस्म की जो हेल्थ है उसका इन्हिसार ही इसी चीज पे ऊपर है कि ये जो ख्याल आपको दिखाया जा रहा है, ट्रू बैलेंस रखेंगे आप ह्यूमरस का। इतना ज्यादा मत हंसें कि हंस हंस के आपके आंसू छूट जाए, और इतना ज्यादा मत रोएं कि रो रो के आपकी आंखें अंधी हो जाए। परगेशन आपको दिखाया जाता है इमोशंस का, और आपको फिर कहते हैं कि जनाब पिटी और फेयर जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग कर दिया जाए इन तमाम इमोशंस से, मगर एक हेल्थी और बैलेंस प्रोपोर्शन दिया जाए। ये नहीं कि आप रोए तो 4 घंटे रोते ही रहेंगे, बस 10-15 मिनट के आंसू होते हैं, इसके बाद आंसू भी आना बंद हो जाते हैं। तो एक मुनासिब बैलेंस आपको देना है। हाँ ये है कि 10-15 मिनट के बाद आप चुप होते हैं, फिर वो बात याद आती है, तो फिर आंसू नए सिरे से बन चुके होते हैं, फिर आने लग जाते हैं। तो ये वो उसने कहा मेडिकल में ये इसकी टर्म है जनाब। और वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लोगों को जब कोई खबर मिलती थी वो सकते में आ जाते थे, बुत बन जाते थे, तो वो डॉक्टर कहते थे कि इनको रुलाओ, इनको हिलाओ, इन पे कोमा ना आ जाए कहीं। कोमा भी तो उन लोगों पे जारी हो जाता था ना, तो फिर इस वजह से उनको कहते थे कि इनके आंसू निकलने चाहिए। लिहाजा कैथारसिस को अगर हम इस सेंस में देख लेते हैं तो डिनोट्स इशारा करता है आप पैथोलॉजिकल इफेक्ट की तरफ। ये पैथोलॉजिकल वो डॉक्टरी इफेक्ट है जिससे आपकी रूह को तस्कीन मिलती है उसकी, यानी जो कहते हैं ना कि पॉलिश होती है, वो क्या होता है वो जो हम बॉडी का करवाते हैं, थेरेपीज करवाते हैं ना, हम दबवाते हैं अपने जिस्म को, तो ये आपकी सोल को जिसे कहते हैं ना मसला जाता है, उसकी मसाज की जाती है। तो ये कंपैरेटेबल है जनाब, और इसके साथ आपको इफेक्ट दिखाया जाता है मेडिसिन का हमारे जिस्म के ऊपर, मुआजनाती तौर पर मुआजना किया जाता है, तो आपके जिस्म पे मेडिकल इफेक्ट है। कैथारसिस की नंबर 1 डेफिनेशन है, और उसी के अंदर उसने इसके पार्ट्स निकाल दिए, पार्ट्स नंबर 1, और ये है जनाब इसका पार्ट नंबर 2। अब इसके अंदर से 2 पार्ट्स हैं। एक तो वो है जनाब जिसमें हम ये देखते हैं कि हम किसी की जो बात का ख्याल रख रहे हैं, क्यूरिंग द लाइक्स, लाइक एक ऐसी चीज जो कि एक जैसी हो, जैसे आप और मैं, हम इंसान हैं, जैसे लड़की लड़की, लड़का लड़का, दादा दादा, दादी दादी, ये एक जैसे जो रिश्ते हैं या एक जैसी जो चीजें हैं, उनका कैसे क्योरिंग किया जाता है, उनके कैसे इलाज किया जाता है। सम क्रिटिक्स जो कि मेडिसिन सेंस में इसको देखते हैं, वो कैथारसिस की टर्म को एक्सप्लेन करके हमें बताते हैं। ओहो, आप ऐसा करें बैक जाएं और फिर दोबारा आए, अगर आपको वॉइस इश्यू हो रहा है तो दोबारा रिज्वाइन करें। कैथारसिस एक्सप्लेन कर देता है उस मरहले को कि जनाब ये जो परगेशन है इसको हम देखते हैं होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक होते हैं ना डॉक्टर जो कि इलाज करते हैं, कहते हैं होम्योपैथिक का कोई नुकसान भी नहीं है, और अगर फायदा नहीं तो नुकसान नहीं है। तो इस तरह से उसने कहा कि ये होम्योपैथिक एक परगेशन है, इनके अंदर आपकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी ना किसी एहसास में होती हैं, यानी ये सब्सटेंस होते हैं, और वो पिटी और फियर के कुछ हल्के हल्के से तासुर होते हैं जो कि हम ड्रामा में देखते हैं, जो कि क्योर्स करते हैं, इलाज करते हैं जिस्मों का, हमारे जिस्म का, और एन एक्सेस दिखा देते हैं उसी चीज की हमें। जब उसी चीज की हमने एक्सेस करती जाती है ना, बहुत ज्यादा दिखाती जाती है, तो हमें फिर रोना आ जाता है। बाजुकात एक ही सीन कॉन्टिन्यूसली चलता जाए। मैंने हजरत यूसुफ की फिल्म देखी, तो वो भाई जब उन्हें फेंकते हैं कुएं में, तो वो सीन काफी लंबा था। वो सीन जितनी देर तक चलता रहा उतनी देर तक मुझे रोना आता रहा। तो वो सीन चला गया, अब तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो कंटिन्यूटी खत्म हो गई है, एक्सेस खत्म हो गई, मेरी पहुंच खत्म हो गई, तो फिर माइंड चेंज हो गया। अगर आप कोई रोने वाला सीन देखते हो, मतलब वो सीन 5 मिनट चले, 2 मिनट चले, आपने 2 मिनट उसी जज्बात में रहना, जो ही सीन दूसरी तरफ चला गया आपकी सोच बदल जाती है। लिहाजा उसने कहा कॉन्टिन्यूटी जो है वो पिटियर फीलिंग को क्योर करती है, और एक्सेस हमारी जब तक होती है तब तक हमें वही सेम फीलिंग्स फील होंगे।
अब फीलिंग पिटी और फियर को अगर हम देख लेते हैं तो जिंदगी की जो हकीकत है उसमें पाई जाती हैं, और इसी मामले में अगर हम देखते हैं तो ये लाइक क्योरिंग द लाइक्स है, एक जैसा ही एक जैसे को क्योर करता है। यदि अगर कोई बेवा है जिसका बेवा बेवा का दुख समझ सकती है, यतीम यतीम का दुख समझ सकता है, फकीर फकीर का दुख समझ सकता है। अगर हम ये देखते हैं जनाब, ये पैसेज जो हमारा चल रहा है जिस पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में इसको कैसे बताया गया है, दिस इफेक्ट इस इफेक्ट के साथ। पॉलिटिक्स आपको बताया था एरिस्टोटल की एक और किताब है, ठीक है, उसमें उन्होंने इफेक्ट के साथ बताया है कि लाइक क्यूरिंग लाइक। अब यहाँ पर इफेक्ट बताया है म्यूजिक के साथ में। उसने कहा कि म्यूजिक में भी एक ऐसी चीज होती है कि जो आपको क्या करती है, मोरबिड स्टेट ऑफ माइंड, आपका दिमाग मरीज बन जाता है, मोरबिड हो जाता है, दिमाग में कुछ खलल मच जाते हैं, कुछ की याददाश्त खराब हो जाती है, कुछ के दिमाग में मर्ज आ जाता है। उस मर्ज को इफेक्ट क्या करता है, असर देता है हमारा म्यूजिक, अगर हमारे हेल्थ के साथ दिमाग में इफेक्ट हो जाता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो जज्बात है ना, शुड नॉट बी रिप्रेस्ड, अपनी जज्बात को दबाओ मत, अपने आंसुओं को रोके मत, दे मस्ट बी अलाउड एन आउटलेट। ये एरिस्टोटल की कोटेशन है, उनको बाहर निकाले, दैट द मेंटल इक्वलिब्रियम, इक्वलिब्रियम हमारा ये है, जैसे कहते हैं ना तवाज़न, कोल से निकला है इक्वलिब्रियम, तवाज़न इज मेंटेन्ड, तो तवाज़न कायम रहना चाहिए। ये एरिस्टोटल ने इतनी आपको कोटेशन बताई है, ये आपने निकाल लेनी है, ये भी आपकी कैथारसिस की कोटेशन है, ठीक है। बैलेंस के साथ हमारे अंदर की जज्बात का इखराज होना चाहिए। अब पोइटिक्स में वो क्या कहते हैं, हवाला देते हैं इसी इलाज का ऑफ रिलीजियस फ्रेंजेस, जो कि उनके जुनूनी आर्जे हो जाते थे ना, जैसे वो कहते हैं हाल चढ़ गए, ओ ये बाबे आ गए, ये हाल हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये हमारे जुनूनी हो जाते हैं ना, फ्रेंजे, रिलीजियस फ्रेंजे हो जाते हैं। थ्रो कैथारसिस तो फिर वो धमाल डालते हैं, और वो जिसे धमाल ही होती है मेरे ख्याल है जब वो हाल चढ़ जाते हैं, तो वो हमारा मजहबी जुनून भी होता है, जिसको हम वो कहते हैं ना उछल उछल कर निकालते हैं। अब हम लोगों ने तो नहीं देखी, लेकिन अक्सर फिल्मों में तो दिखाई जाती है ना ये, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका आर्जी मजहबी जुनून होता है। इसके जरिए भी आप अपना कैथारसिस करते हैं, अपनी रूह की पाकीज़गी करते हैं। आए हाय, बुल्ले शाह याद आ गए मुझे कि बुल्ले शाह वो जो थे वो घुंघरू पहन के तो नाचा करते थे, अंदाजा करें वो कितने बड़े बुजुर्ग थे। बुल्लिया की जाना मैं कौन, तो वो लोग अपना कैथारसिस कर चुके थे, वो अपनी जिसे कहते हैं मन का कैथारसिस कर चुके थे। कुछ अमीर लोग होते हैं जो अपने धन का कैथारसिस करते हैं, कुछ लोग अपने तन का कैथारसिस करते हैं, तो ये तन मन और धन की बात ही चल रही है। अब प्लेटो जो हमारे एरिस्टोटल के भी अब्बा जान है, अब्बा जानते नहीं है ना, उसका उस्ताद है, तो उस्ताद का दर्जा तो आपके मुताबिक होता ही है ना। ये क्या कहते हैं, जो क्राइंग चाइल्ड है इज रॉक्ड टू स्लीप बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। एक बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसको नींद आई है और उसने लोरी सुनकर ही सोना है। द आउटवर्ड रेस्टलेसनेस अलेज, अब यहाँ पर ये जो बैरूनी परेशानियां है ना, उसकी प्यास बुझाना चाहती हैं, वो लोरी मांग रहा है एक रोता बच्चा। तो इसका इलाज क्या है, इनवर्ड रेस्टलेसनेस, उसके अंदर इनवर्ड जिसे कहते हैं ना हलचल मची हुई है, जो हलचल आउटवर्ड में हमें उसके चीखने चिल्लाने की वजह से शोर। देखिए किसी को गुस्सा आता है ना, तो वो गुस्सा उस वक्त आता है जब वो अंदरूनी दिमागी तौर पर परेशान होता है। आमतौर पर आप और मैं, हम इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आते, हमें गुस्सा जब आता है तो इसका मतलब है हमें किसी और चीज की परेशानी होती है और गुस्सा कहीं और निकल रहा होता है। तो इनवर्ड हमारे अंदर बेचैनी मची होती है और आउटवर्ड हमारी बेचैनी फिर शो होती है। लिहाजा उसको हमने जब सुकून देना है तो उसके अंदर तक सुकून देना है, तो हम कोई लोरी बच्चे को सुनाएंगे। पिटी एंड फियर क्या करता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेजेडी, उसे हम मसनूई तौर पर कहते हैं। प्लेटो है ना, प्लेटो ने तो अपनी फिर कहना ना, प्लेटो तो वैसे भी साबित करते हैं ना कि ये ऐसे काम करो, कहते हैं मसनूई तौर पर ट्रेजेडी में शामिल कर दिया गया है। और इसने क्या कर दिया है, इसने निकाल कर रख दिया है उस एक्सेस को, उस ज्यादती को, उस ज्यादा चीज को जो कि हमारे इमोशंस में पाई जाती थी इनके अंदर। तो लिहाजा पीटी एंड फर को जब अब ये कहते हैं कि हम इतने रुलाएंगे तो हम ढीठ हड्डी बन जाएंगे, हमें रो रो के एक दिन रोना आना बंद ही हो जाएगा, क्योंकि इनकी थ्योरी और उसकी थ्योरी में फर्क है ना। अब इस मरहले पर अगर हम देखते हैं दोनों के मुताबिक,
अकॉर्डिंग टू देम, प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो की हमने एक थ्योरी देखी, एरिस्टोटल की हमने 2 किताबों की थ्योरी हमने देखी है, एक उसकी पॉलिटिक्स और एक उसकी पॉलिटिक्स। क्या पहुंचाती हैं आपको? ये कहती हैं हार्मलेस और प्लेजरेबल आउटलेस हो, है ना, पिट के अपने आप का बुरा ही हाल कर लो और मार मार के अपना कैथारसिस कर लो। ऐसे कैथारसिस नहीं करना, हार्मलेस आपने करना है कैथारसिस। जब आपने धरना देना है तो उसमें किसी किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अब दोनों ने कहा है कि जनाब हार्मलेस होना चाहिए, प्लेजरेबल आउटलेट होना चाहिए आपकी उस जबलत का जो कि डिमांड करती है आपसे तसल्ली, सुकून, आपकी फितरत आपसे सुकून मांगती है। तो इन सब के अंदर वो कहता है कि आपको अगर सुकून लेना है तो आपने बड़ा हार्मलेस प्लेजरेबल आउटलेट देना है, अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाना ना। विच कैन बी इंडल्ज्ड हियर, जिसका यहाँ पर हमने इंडल्ज्ड कर दिया है, शुरुआत कर दी है, मोर फियरलेसली देन इन रियल लाइफ। आपने बगैर कहते हैं ना बगैर खौफो खतर इसका निकालना है गुबार, जैसा कि आप अपनी जिंदगी में नहीं निकाल पाते, तो आपने इसका हार्मलेस एक थ्योरी के जरिए अपना गुबार निकालना है। अच्छा जनाब, प्लेयरेबल काम जो है वो हमें किस तरफ ले जाती है? वो हमें ले जाती है उन पैशंस की तरफ जो कि हम ऑलरेडी गुजार चुके होते हैं, उन रवैयों की तरफ जो हमारे पहले से गुजर रहे हैं हमारे साथ। हमारे जज्बात क्योर करते हैं इज फेल्ट बाय द स्पेक्टेटर। जब कोई तमाशाई भी हमें देख रहा होता है तो हम उनसे भी फील कर रहे होते हैं कि जनाब ये बंदा भी देख रहा है हमें, तो हमें हमारे जो इमोशंस होते हैं उनका इलाज हो रहा होता है। कोई तसल्ली दे देता है ना आपको, ऐसे आके कोई कहता है बस करना, छोड़ भी दो, कोई बात नहीं है, तो फियरलेसली होके आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन आपका स्पेक्टेटर भी फेल करता है आपकी इस फीलिंग को। अब फ्रीड, ये वही हमारे सिगमंड फ्रीड है, ये क्या हमें थ्योरी देते हैं? ये कहते हैं साइकोलॉजिकल केयर ऑफ न्यूरोसिस। हमारे दिमाग की जो केयर है ना, न्यूरोसिस हमारे असाब जो होते हैं उनकी भी तो ख्याल रखना है, उनको भी देखेंगे। तो सेम यही थ्योरी है जो हमें एरिस्टोटल ने दी है, यानी हमारे दिमाग तक सुकून आ जाए। मगर वो कहते हैं कि ये जो न्यूरोटिक होते हैं ना, ये जो असाबी मरीज होते हैं, कुछ ज़हनी प्रॉब्लम्स वाले लोग होते हैं, कैन बी क्यूर्ड, उनका हम इलाज कर सकते हैं। ही इज मेड टू रिकॉल, जब उनको याद दिलाया जाता है हिज पेनफुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, याद है, कहते हैं ना याददाश्त भूल गया है अपनी, इसको उसी जगह पर ले जाओ जिस जगह पर ये पहले गया था, इसकी याददाश्त गई थी, तो उसको याददाश्त से याद करवाने के लिए उसी जगह ले जाया जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल भी क्योरिंग हो जाती है आपकी, जो आपके अपने जैसे लोग होते हैं। अनलाइक केयरिंग, अनलाइक एक ऐसा बंदा जो नहीं जानता किसी दूसरे को लेकिन वो केयरिंग कर रहा है उसकी। जाहिर है ये जो उसका दिमाग खराब था तो उसके रिश्तेदारी उसको वहां लेके जाएंगे ना, आप और मैं तो, मुझे तो नहीं पता इसकी याददाश्त कहाँ पर गई, इसको कहाँ पे चोट लगी, वही बता सकता है जो उसके पास रहता है, जो उसके जैसा है, जो उसके खानदान से ताल्लुक रखता है, उसका करीबी बंदा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं जैसे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो एक दूसरे का इलाज कैसे करते हैं? नियो क्लासिकल प्राइड है जनाब, पीरियड आ गया है। अब न्यू क्लासिकल पीरियड आ गया है, यानी यहाँ पर आपका क्लासिकल पीरियड निकल गया, एक और दौर शुरू हो गया है मेडिकल में। अब यहाँ पर जो तशरीहात हो रही हैं इस टर्म की, उनके जरिए हम देखते हैं कि एलोपैथिक आ गई हैं, अब होम्योपैथिक खत्म, अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। अनलाइक केयर्स, अनलाइक, अब डॉक्टर जो है उसका इलाज करता है जो कि मरीज है, डॉक्टर डॉक्टर का इलाज तो नहीं करता ना, डॉक्टर खुद तो मरीज नहीं होता, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। तो अनलाइक हो गया ना, वो मरीज के जैसा तो नहीं है, लेकिन वो एलोपैथी का भी इलाज उसे दे रहा है। अब यहाँ पर भी आपका पीटीएन फेयर अब उभरता जरूर है, इसमें भी आपकी प्रगोशन को बुलाया जाता है और आपके एवोकेशंस की जाती है, आपके जज्बात का इलाज डॉक्टरी तरीके से किया जाता है। एवोकेशन यानी आपका इनकास निकाला जाता है, अनलाइक इमोशंस, उन इमोशंस के साथ जो आपके इमोशन से थोड़े मुख्तलिफ हैं, सच एस गुस्सा और गरूर। देखिए पिटियन फेयर और गुस्सा और गरूर तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। एलियोपैथिक जो है वो आपको पिटियन फेयर के जरिए नहीं निकालते, वो कहते हैं इन दोनों को गुस्से और प्राइड के जरिए भी निकाला जा सकता है। हमें कहानियां ऐसी सुनाई जाती हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि गुस्से का ये नतीजा हुआ, गुरूर का ये नतीजा हुआ, वो कहानियां हम सुनते हैं फिर भी हमें खौफ आता है, हालांकि वो कहानियां मे भी हमारे किसी रिश्तेदार की भी ना हो, मे भी हमारे किसी जानने वाले की भी ना हो, लेकिन इमोशंस तो उभारती है ना। अब ये जो मंजर है इन इंसिडेंट का जहां पर आपके सामने उठती है पिटी एंड फेयर, और जो तमाशाई होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो पर्ज्ड कर जाते हैं जनाब। अब तमाशाई यहाँ पर आकर पाकीज़गी कर लेते हैं अपने इमोशंस की, जो कि वजह बनती है
इमोशंस की पाकीज़गी की वजह क्या बनी, वो वाकयात जो कि हमें मसाइब के दिखाए गए थे ट्रेजेडी के अंदर। सो ट्रेजेडी के अंदर जो वाकयात आए थे उनको देखने के बाद स्पेक्टेटर ने अपनी प्रोग्रेशन कर ली। लिहाजा की जो सफरिंग दिखाई जा रही है प्ले के अंदर, वही वजह बनती है एंगर और प्राइड का, कि उसको उसके गुस्से, उसके प्राइड की वजह से परेशानी उठाना पड़ी और हमें उस पर तरस आया। स्पेक्टेटर की तरफ देख लेते हैं तो ये भी क्योट करते हैं दीज इमोशंस को। अब ड्राइडन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये जो प्रीफेस हमारा है ट्रोलियस और क्रेसिडियासा, ये उसने एक स्टोरी बनाई है। अच्छा जी, ट्रोलियस और क्रेसिडिया ना, ये वही स्टोरी है जो द सी की स्टोरी है ना, क्रेसिडिया और ट्रेलोसियस, ये चली जाती है ना वहां से पाताल में, वही स्टोरी है। नोट द बेसमेंट ऑफ द पीटी अनफेयर। अब कहते हैं यहाँ पे बुनियाद नहीं है, यहाँ पे कोई इनका हम ये नहीं कह सकते कि पीटी अनफेयर के यहाँ पर कोई बेसमेंट है जनाब, यहाँ पर इनके साथ कोई पीटीएन फेयर में बदसलूकी हुई, कोई बुरी बात हुई, मगर यहाँ पर एग्रेसिव दिखाया गया है एक इवल इमोशंस को, जिसके अंदर गरूर भी होता है, गुस्सा भी होता है, लिहाजा वो फीड करती है अपने गुस्से को, वाटर करती है, और उसका सॉफ्ट हार्टेड इमोशन जो है वो क्या है, हर्ट हो जाता है। अच्छा, आप यहाँ पर मिसाल दे सकते हैं विलियम ब्लेक की द टाइगर नहीं, द पॉइजन ट्री की, आप इसकी मिसाल ना दें। अगर ड्राइडन की आपने प्रेफेस को नहीं मिसाल देनी है, इसको छोड़ के आप विलियम ब्लेक की द पॉइजन ट्री की मिसाल दे दें कि वो अपने गुस्से और अपने प्राइड और अपने एंगर के साथ वो उस दरख्त को वाटर देता है, पानी पिलाता है, और उसका दोस्त आके फिर उसका फल खाता है तो जनाब वो मारा जाता है। तो लिहाजा एग्रेशन, एग्रेसिव और इवल इमोशंस, ये भी सारे जो हैं ये भी जवाल का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में करते हैं।